नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। इसी क्रम में 25 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, सितंबर 2025 में रेड नेक्ड फेलारोप, क्या नाम है, रेड नेक्ड फेलारोप एक दुर्लभ प्रजाति है ये, जो कहाँ पे पाई जाती है, आर्कटिक में पाई जाती है ना। और ये क्या है, प्रजनन प्रवासी पक्षी है, यानी ये दूसरी जगह पे जाकर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और ये प्रजाति पहली बार कहाँ पर देखी गई है, भारत में देखी गई है। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, ये फोटो है इस प्रजाति का। और ये जो पक्षी है, ये पहली बार कहाँ पर देखा गया है, भारत में देखा गया है। तो सवाल है कि भारत में ये कहाँ पे देखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है आपका तमिलनाडु में। तो बाकी इसकी डिटेल्स देखते हैं इस सवाल की हम। देखिए, ये लाल गर्दन वाला जो फेलारोप है, हाल ही में कहाँ देखा गया, तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। ये पाया कहाँ पे जाता है, ये आर्कटिक और उप आर्कटिक यानी जो टुंड्रा प्रदेश है, 60 से 70 डिग्री अक्षांश पे ये क्या करता है, पाया जाता है। आप सोचो कि इतनी दूर से पक्षी उड़ के कहाँ तक आ गया, भारत तक पहुंच चुका है। उसके बाद में ये जनरली इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका के तटों पे जाता है। और इस बार ये कहाँ पर आ गया है, भारत में आ गया है। ये IUCN की जो लाल सूची है, उसके अंदर भी है ये शामिल, लेकिन ये कम चिंताजनक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल। हम लोग आपके लिए पूरी डिटेल लेके आते हैं एक सवाल की, ताकि एक बार में सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम, आपको पता है ये हमारा भारत मंडपम है, ये देख सकते हैं आप। जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, भारत मंडपम में होते हैं। जैसे हमारी जो G20 समिट थी, वो भी कहाँ पर हुई थी, यहीं पर हुई थी। नई दिल्ली में उद्घाटन किए गए वर्ल्ड फूड इंडिया यानी कि WFI 2025, तो इसका भी उद्घाटन हुआ है। आप लोग भी अगर खाने पीने के शौकीन हैं, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, भारत मंडपम में जाके और वहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। पहले मैं बता दूं ये कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था। अब हम इसकी और डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे संस्करण का उद्घाटन किया, किसके, WFI यानी वर्ल्ड फूड इंडिया। अब ये कब से कब तक चलने वाला है, 25 से 28 सितंबर तक, ये 3 दिन तक, सॉरी 4 दिन तक ये चलने वाला है। अब बात करते हैं कितने देश भाग ले रहे हैं यहाँ पे, 21 से अधिक देशों के लिए भाग ले रहे हैं। 10 अपने जो मंत्रालय हैं वो भी है इसमें। और यहाँ पे 1700 से अधिक प्रदर्शक होंगे, यानी 1700 से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगी वहाँ पे, जो कि अलग अलग खाने की चीजें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो। और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉलेज सेशंस भी होने वाले हैं, 45 से ज्यादा। ठीक है, और ये देखो, ये 5 स्तंभ है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वर्ल्ड फूड इंडिया, इसके 5 स्तंभों के बारे में भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में हाल ही में खाद्य कवक प्रजाति, यानी कि जिसको खाया जा सकता है ऐसा कवक की प्रजाति है, क्या नाम है उसका, लेक्टीफ्लक्स खासियानस। क्या नाम है, लेक्टीफ्लक्स खासियानस। इसको स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टिट इयोनगाह। क्या कहा जाता है, टिट इयोनगाह कहा जाता है। ये फोटो देख सकते हैं, खेतों में भी उग जाती है, जो बरसात का सीजन आता है तो आपने कई जगह ऐसा देखा होगा, है ना। कुकुरमुत्ता भी इसको बोला जाता है। अब ये कहाँ पे पाया गया है ये, तो ये आपका पाया गया है मेघालय में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। मेघालय में आपको पता है खा, खा, गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है, वो कहाँ पे मिलती है, मेघालय में मिलती है। आपको पता है जो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है मौसिन राम, वो भी कहाँ पर स्थित है, मेघालय की इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो मेघालय के पूर्वी खासी जो हिल्स है, वहां पर ये प्रजाति की खोज की गई है। खासी जनजाति के लोग क्या करते हैं,
इसको स्थानीय रूप से टिट आयनगा आयगनगा कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, यह दशकों से खासी प्रजाति का क्या रहा है, पारंपरिक भोजन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में मेघालय के बारे में कुछ जानकारी दी है कि ये क्या है, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ रहा है। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, भारत बर्मा, इंडो बर्मा जो हमारा जो हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, ये उसके अंतर्गत भी आता है। अगला सवाल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, कौन सा, आईटीबीपी के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो देखो, ये जो प्रवीण कुमार है, कौन, प्रवीण कुमार है, इनको क्या बनाया गया है, आईटीबीपी का क्या बनाया गया है, इनको महानिदेशक बनाया गया है। अब बाकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। एक प्रवीर रंजन, कौन, प्रवीर रंजन, देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इनको किसका बनाया गया है, इनको सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। आपको पता है कि जो या तो भारतीय पुलिस सेवा के ज्यादातर जो अधिकारी होते हैं वो जब सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको इन पोस्टों पे भेजा जाता है। ठीक है, तो प्रवीर कुमार किसके बने हैं, आईटीबीपी के, और प्रवीर रंजन किसके बने हैं, सीआईएसएफ के। उसके बाद में दोनों के बारे में दिया गया है। प्रवीर कुमार जो है पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, और जो ये है प्रवीर रंजन, ये एजीएमयूटी जो कैडर होता है अपना अरुणाचल गोवा मिजोरम वाला, इसके 93 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जब उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सर्विस की प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, जिसमें आप सबसे ऊपर आईएएस भरते हैं, फिर आईपीएस, इसके बाद में बहुत सारी इंडियन पोस्टल सर्विस, आईआरटीएस हो गया, आईआरएस हो गया, ऐसे ही एक सर्विस कौन सी होती है, एजीएमयूटी भी होती है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होती है। तो आगे चले, अगला सवाल देख लेते हैं। 25वां इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसमें भारत को क्या चुना गया, लीडर इसका चुना गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, सवाल ये है। देखो आप यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है हमारी, उन्होंने क्या किया है, प्राउडली कॉन्ग्रेचुलेट्स द नेशन ऑन इंडियाज इलेक्शन टू इंटरपोल एशियन कमेटी एट 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर। यानी कि भारत को इसके लिए चुना गया है, तो ये बड़े ही हमारे लिए गौरव की बात है। इससे क्या होगा कि जैसे पूरे विश्व भर के जो पुलिसिंग सिस्टम है उसके साथ हमारे भारतीय पुलिस का क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे चले, अगला सवाल, ये देखो सारी डिटेल्स है यहाँ पे। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। मैंने शायद पीछे अध्यक्ष बोल दिया था, अध्यक्ष नहीं चुना गया, क्या चुना गया है, सदस्य चुना गया है। और ये कहां पर हुआ, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ। और किसने नेतृत्व किया, भारत का, सीबीआई ने। किसने नेतृत्व किया इसमें, भारत का सीबीआई ने नेतृत्व किया। ठीक है, उसके बाद में ये समिति क्या करती है, जो संगठित अपराध होते हैं, साइबर अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी और मादक पदार्थों जैसे मुद्दों पर क्या करती है, विचार करती है और इंफॉर्मेशन को क्या करती है, साझा करती है। अगला बाकी चीजें हैं कि ये चुनाव सीमा पर अपराध से निपटने के समन्वित प्रयासों का भी समर्थन करती है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी, जो काम की जानकारी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में हेलेनिक नौसेना, एक कौन सी नौसेना है, हेलेनिक नौसेना है, उसके साथ में क्या किया है, अभी हमने हमारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। अब सवाल ये है कि ये हेलेनिक नौसेना है, ये कौन से देश की है, तो आप देख सकते हैं ये कौन से देश की नौसेना है, ग्रीस की नौसेना है ये। और ग्रीस का नौसेना क्या नाम है, हेलेनिक नौसेना। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नेवी के अधिकारी हैं और ये वहाँ की जो ग्रीस की जो नेवी है उसके अधिकारी हैं। फोटो मेरा दिखाने का उद्देश्य आपको यही है कि आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएं और आप यहीं से जब आप इस वीडियो को छोड़ के जाएं तो चीजें आपको याद हो चुकी हो। अगला सवाल, ये देखो आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, किस किस ने भाग लिया इसके अंतर्गत, है ना, आईएनएस त्रिकंद ने हमारे इसमें भाग लिया है। और ये कब हुआ, ये 17 से 18 सितंबर 2025 को भूमध्य सागर में हुआ। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने पीडीएफ,
ये पीडीएफ हम लोग डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, बिना कोई चार्ज के। बस आपको करना क्या है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम, आप उस पर जाके ज्वाइन कीजिए। और ना केवल ये, बल्कि इससे पहले की सारी पीडीएफ भी आपको वहां पर क्या मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आप, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज है, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल, 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका सही आंसर होगा सुश्री वंदना गुप्ता। इन्होंने क्या किया है, संचार लेखा महानियंत्रक का कार्यकाल संभाला है। अगला सवाल देख लेते हैं, ये इनके बारे में डिटेल्स है ना। ये 1990 बैच की अधिकारी है। कौन सी सर्विस की? IPTAFS, ये एक सर्विस होती है, उसकी ये 1990 बैच की अधिकारी है। अगला सवाल, महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम 2025 में अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो आपको पता है अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन था पहले, पहले कौन सा था? अहमदनगर था। उसकी जगह अभी क्या कर दिया है हमने, अहिल्यानगर इसका नाम कर दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, ये देखो सारी, ये कौन थी अहिल्याबाई होलकर? कौन थी? ये होलकर वंश की महारानी थी। ठीक है, कब से कब तक? 1725 से 1795। और यह स्टेशन कौन से उसके मंडल में आएगा? मध्य रेलवे के पुणे मंडल में आएगा। राज्य सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम बदलने की मंजूरी दे दी। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी देने वाला जो मंत्रालय है वो कौन है? गृह मंत्रालय। ठीक है, अगली चीज, अगला सवाल है, ई गवर्नेंस 2025 के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो अभी आपको पता है क्या हुआ है, 28वां ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025। इसका थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो, कब से कब तक हुआ ये, 22 से 23 सितंबर को कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। इसके अलावा इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी सिविल सेवा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद 19 राष्ट्रीय पुरस्कार भी यहाँ पे प्रदान किए गए। ठीक है, और ई गवर्नेंस पर जो 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और 28वां कहाँ पर हुआ है आपका? विशाखापट्टनम में हुआ है। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप, मैंने आपको यहाँ किताब की फोटो भी दिखाई है, देखिए ये किताब है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, यानी कि एक तरीके से कहना चाहते हैं कि संविधान का क्या महत्व है उसको इंगित किया गया है इस पुस्तक में। और ये पुस्तक लिखने वाले जो है हमारे पूर्व CJI है भारत के, जिनका क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। और इनके पिताजी भी क्या रह चुके हैं? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये भी एक भारत में पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि पिता और पुत्र दोनों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पद है उसको सुशोभित किया हो। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, अगला सवाल, ये देखो हमारे कौन थे? ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका क्या नाम था? DY चंद्रचूड़। संविधान क्यों मायने रखता है नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। और ये कब प्रकाशित होगी? इसी साल इसको प्रकाशित होना है। ठीक है, इनके पास 25 वर्षों से ज्यादा क्या था? न्यायिक अनुभव था। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी, फिर लैंगिक समानता, LGBT और बहुत सारे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे जिनके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन। आगे चलें, अगला सवाल। अब हमारे सवाल आ गए जर्नल अवेयरनेस के कुछ सवाल। चलिए, सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके प्रतिनिधि मंडल के साथ क्या की है? बातचीत की है। अभी आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, है ना। और जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम को काटने को लेकर के और बहुत सारे विवाद क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है
वो सभी पार्टियों को जो विरोध कर रही हैं, जो विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, उनको मौका देती है कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। तो इसी क्रम में क्या है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को किसने बुलाया है? उन्होंने बुलाया है अभी अपने चुनाव आयोग ने किसको बुलाया है? कांग्रेस पार्टी के। तो अब भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सवाल क्या पूछा इन्होंने यहाँ पे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन जी की यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। ये कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लीग चरण के लिए क्या कर दिया है? अधिकारियों की घोषणा कर दी है। यानी आपको एक चीज तो यहाँ से पता चल गई कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2025 है, ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा। अब सवाल क्या है कि क्रिकेट के खेल में निम्न में से किस शब्द का उपयोग होता है? तो ये तो छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। LBW। क्या होता है ये? LBW, है ना। कभी कभी हम गाँव में जब छोटे थे तो इसको LPW भी बोलते थे। क्या बोलते थे? LPW, क्योंकि हमें उसका फुल फॉर्म उस टाइम नहीं पता था। क्या होता है LBW? लेग बिफोर द विकेट। लेग बिफोर द विकेट मतलब क्या हुआ इसका? जो क्रिकेट के बारे में बिल्कुल कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनको बताऊं कि जब गेंद बॉलर फेंकता है और वो सीधे जाकर के बल्लेबाज के पैर पे टकरा जाए और वो उसका पैर विकेट के सिद्ध में हो, तो क्या होता है? उसको आउट दिया जाता है। LBW। अगला सवाल, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत में नदी प्रदूषण में मामूली गिरावट दर्ज की है। यानी अभी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है किसमें? प्रदूषण में। हालांकि कई नदियां अभी भी गंभीर रूप से क्या है? प्रदूषित है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो जो लाइकेन होता है, हम जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। वो आपको वैसे भी पता है, सामान्य सी बात है कि जहां पर शैवाल जमे हुए हैं, इसका मतलब वो पानी क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? लाइकेन आ जाएगा। ये आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं किसका? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अगला सवाल, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इन बीमारियों के संदर्भ में बताइए कि जो एक बीमारी होती है डिमेंशिया, कौन सी बीमारी होती है? डिमेंशिया बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? एक ये ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए किससे संबंधित बीमारी है ये बीमारी है ब्रेन से संबंधित। अब सवाल पे जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे आदमी का जो थिंकिंग के लेवल पे होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता कि ये काम करूं या नहीं करूं। एक तो वो उस लेवल पे ये होती है। मेमोरी से संबंधित दिक्कत होती है, रीजनिंग से संबंधित दिक्कत होती है, और परसेप्शन से संबंधित इसमें दिक्कतें हो जाती हैं। और ये बीमारी जो है अल्जाइमर से मिलती जुलती बीमारी है। अब सवाल को देख लेते हैं कि रक्त संक्रमण के कारण डिमेंशिया होता है, पेट के संक्रमण के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, या HIV संक्रमण के कारण हो सकता है। तो HIV संक्रमण डिमेंशिया का एक रीजन है। देखो, इसको बोलते हैं HAD। इसको क्या बोलते हैं? HAD, HIV एडेड डिमेंशिया। HIV एडेड डिमेंशिया इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा सही आंसर आपका डी। सही आंसर क्या आ जाएगा इसमें? डी। अगला सवाल, भारत और ADB ने जलवायु लचीलापन में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर की असम को शहरी परियोजनाओं के लिए क्या किया है? आपने कल भी इसके बारे में बात की थी कि ADB ने 125 मिलियन डॉलर का क्या दिया है? लोन दिया है। किसको? 125 मिलियन डॉलर का लोन किसको दिया है? असम को दिया है। किसको दिया है? असम को दिया है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि ADB में सबसे बड़े शेयर धारक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े शेयर धारक है जापान और अमेरिका। इसमें सही आंसर आ जाएगा डी। आपको बता दूं, जापान, उसके बाद में अमेरिका, तीसरे नंबर पे है चाइना, और चौथे नंबर पे कौन है? हमारा प्यारा भारत। यानी हमारी हिस्सेदारी ADB में कौन से नंबर पे? हिस्सेदारी के हिसाब से हम लोग चौथे नंबर पे है। जापान और जो अमेरिका है, उनकी लगभग 15.6% इनकी हिस्सेदारी है
और अपनी जैसे 4 पॉइंट इनकी 6 और 4.5 इतना ही अंतर है। मतलब एग्जैक्ट मेरे को डाटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन चीन और भारत में 0.1 का ही अंतर है हिस्सेदारी में। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, मैसूर में संविधान की प्रस्तावना उत्कीर्ण पट्टिका का अनावरण किया गया, ठीक है। ये एक हमने क्या दे दिया आपको, इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया जो जनरल अवेयरनेस के सवाल है उनका पैटर्न हमारा ये रहता है कि पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर उसी से जोड़ करके आपको एक सवाल पूछते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमने क्या दे दी कि मैसूर में अभी क्या किया गया है, संविधान की प्रस्तावना उत्कीर्ण पट्टिका का अनावरण किया गया है। मतलब क्या है कि एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य ऐसे करके पूरी जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में क्या है यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है। अब आ जाते हैं सवाल पे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके द्वारा इसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन को एक नाम और भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान। क्या नाम दिया जाता है इसको? लघु संविधान इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। पहली बात तो इसका मतलब ये तो पहला जो रीजन है वो हो गया सही। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अनुच्छेद नया भाग 4A जोड़ा था। और कौन सी समिति थी वो जिसके मतलब अनुशंसा पे किया गया था ये? तो ये समिति थी अपनी स्वर्ण सिंह समिति। अगला पॉइंट है, इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया? सही हो गया। धर्म निरपेक्ष कह दो, पंथ निरपेक्ष कह दो, है ना। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपना सही है कि नहीं है। 2 तो हमारे सही हो गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्व के बावजूद 43वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया, मिनी संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, यानी पहला और दूसरा सही है। समझ में आई बात यहां तक आपको? अब चलते हैं अपन आगे। अगला सवाल, अंडमान के बैरन द्वीप, हमारा जो बैरन द्वीप है आपको पता है ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में क्या हुआ है, फिर से इसमें विस्फोट हुआ है। ये हमने क्या दे दिया आपको? एक सामान्य जानकारी दे दी। अब बात करते हैं सवाल, ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में बिल्कुल भी नहीं फूटे लेकिन ज्वालामुखियों की विशेषताओं को क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? अपना कथन गलत हो गया। उसको विलुप्त ज्वालामुखी नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि ये क्या है, देखो ये ज्वालामुखी की विशेषताएं अभी भी रखते हैं पूरी तरह से। ये जैसे कई जगह होता है कि ज्वालामुखी फटे फिर उसके बाद में वहां पे नदी बन झील बन गई, है ना। जैसे टीटिका का झील आपने सुना होगा नाम, तो वो भी क्या है? इसी तरह से ज्वालामुखी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो विस्फोट के साथ जब अलग हो जाता है तो जो खड्डा बनता है वहां पे झील बन जाती है। अगला ऑप्शन, वे ज्वालामुखी जो फटने के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में संभावित विस्फोट के संकेत दिखते हैं, जैसे कि अपना अंडमान का बैरन द्वीप, उनको क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये सही बात है। तो यानी अपना ऑप्शन 2 केवल यहाँ पर सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। तो ये है आप अपना आज का आखिरी सवाल। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो ये आपको हमने क्या दे दी? एक सूचना दे दी, एक करंट अफेयर का फैक्ट बता दिया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया है? होयसल मंदिरों को जोड़ा गया है। अब होयसल राजवंश के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि देखो ये होयसल के मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर जो काम किया हुआ है। ये मतलब आज भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तरह के कलाकार उस समय में मौजूद थे। अब बात करते हैं होयसल राजवंश। होयसल ने कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैले क्षेत्रों पर शासन किया। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र इनके अधीन हुआ करते थे। तो ये क्या है? अपना सही ऑप्शन है। होयसल कल्याण के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। कोई टाइम में ये क्या थे?
चालुक्यों के सामंत थे। कौन? होयसल। तो ये भी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। विष्णुवर्धन, जिन्हें बिट्टी देव के नाम से भी जाना जाता था, होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। तो ये भी सही है, विष्णुवर्धन। मतलब ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पर? इनमें से सभी। तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। तो आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हमने क्लास 12th सीबीएसई एंड आरबीएसई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के भी कोर्स लॉन्च किए हैं, वो भी नाम मात्र के शुल्क पे, और उनकी डेमो क्लासेज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुजी 4.0 के नाम से। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आज वाली, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GURUJI गुरुजी 4EXAM, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।